सभी छात्र छात्राओं को। मैं अमर सिंह आज आप लोगों के सामने पाठ 1 इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। इतिहास का नाम हमेशा कहते हैं लोग कि इतिहास मत बताओ होंगे, ऐसी बातें बराबर लोग करते हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत पहला चैप्टर कक्षा 6 के लिए। आइए हम इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इतिहास क्या चीज होती है? इतिहास क्या है? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कहने का मतलब बीते हुए समय, जो समय बीत गया है उसको, साथ साथ उस समय के लोगों को, उस समय के लोगों का रहन सहन, उस समय के लोगों का खान पान, उस समय के लोगों की स्थिति किस तरीके की थी, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। उसके बाद इतिहास में सबसे पहले जानने के लिए पुरातत्व की बात आती है। पुरातत्व क्या चीज होती है? पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। कहने का मतलब प्राचीन समय में जो भी मूर्तियां बनाई गई थी, जो मंदिर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, उनका अध्ययन जो करते हैं उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। इनका अध्ययन करने वाला जो होता है, जो व्यक्ति प्राचीन समय की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। उसके बाद आइए प्राक ऐतिहासिक काल या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब इतिहास के पूर्व में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे पहले का समय क्या था? पहले हमारे यहाँ लिखने की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी साक्ष्य नहीं था लिखित। वह समय जिसका कोई लिखित सामग्री नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है फिर भी हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी भी वस्तुएं हमारे यहाँ हैं जो लिखित तो हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो पढ़ नहीं सकते हैं तो जानकारी हमें कैसे मिलेगी? उसका अध्ययन करने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य तो मिला, हमें लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ने के लिए आद्य ऐतिहासिक काल का सहारा लेते हैं। जस्ट उसके बाद है आपका ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए ऐतिहासिक काल। इस काल में हमें लिखित सामग्री मिलती है, साथ साथ उसको हम पढ़ भी सकते हैं। लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब कि इतिहास को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। पूरे इतिहास को सबसे पहला जो पार्ट है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा पहला पार्ट है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। एक बार पुनः आइए आप प्राक ऐतिहासिक काल में। इस काल की विशेष जो है, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम अध्ययन करते हैं।
लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। मेन पॉइंट है यह, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में आएंगे तो यहां लिखित जानकारी भी है और साथ साथ पढ़ भी सकते हो। तो इस समय ऐतिहासिक काल के विषय में ही हम लोग पढ़ते हैं। ज्यादातर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो इतिहास के बारे में, इस समय जो भी क्रियाएं हो रही, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं आपके यहाँ, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब ऐतिहासिक काल की व्यवस्थाएं हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद अब इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख। अभिलेख में यह अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख का अंश है। यह जो अभिलेख है यह अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इसके बाद है सिक्के और मोहरे। सिक्के और मोहरे से यह पता चलता है कि उस समय किस प्रकार के सिक्के चलते थे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह पुरास्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। उसके बाद आपका है सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धमेख स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। अब इन सभी स्रोतों के, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आप लोग देखें। अगला स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत आता है। साहित्यिक स्रोत की बात आती है दूसरा। साहित्यिक स्रोत में जैसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वेद है आपका, रामायण है, महाभारत है, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं हैं, ये सभी धार्मिक साहित्य के रूप में हैं। इसके बाद धर्मोत्तर साहित्य है आपका, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। ये अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, राजतरंगिणी के लेखक चाणक्य जी हैं, कल्हड़ जी हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो हैं ये भी इतिहास जानने के स्रोतों में काफ़ी कामगर हैं आपके। जैसे इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक इसमें मिलती है। यात्रा विवरण है, फाह्यान की पुस्तक, ये जो कि चीनी यात्री था, इसमें गुप्त काल से संबंधित समस्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यात्रा विवरण है। स्वांग यानी वेद सांग एक चीनी यात्री था जिसने यात्रा विवरण के नाम से अपना वृत्तांत दिया, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में का विवरण दिया है। लिखने की व्यवस्था कहने का मतलब अभी आपने देखा कि पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल,
सभी कालों में लिखने की बात आई। लिखने की बात आई तो कहाँ लिखा जाएगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले ताड़पत्र पर लिखा गया। ताड़पत्र में ताड़ के पेड़ की पत्तियां होती थी, उन्हीं पत्तियों पर लोग लिखते थे उस समय के लोग। उसके बाद आया भोजपत्र। भोजपत्र में भुर्ज का पौधा होता है। ताड़पत्र में ताड़ का पौधा और भोजपत्र में भुर्ज नामक पौधा होता है, उसी पौधे की पत्ती पर लिखा जाता था। उसके बाद ताम्रपत्र आया। ताम्रपत्र में तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े बनाए जाते थे। उन्हीं तांबों के पतले और चपटे टुकड़ों पर यानी चादर पर तांबे की चादर होती थी और उसी पर लोग लिखते थे उस समय के। उसके बाद स्तंभलेख। स्तंभलेख जो है ये पत्थर के खंभों पर लिखे जाते थे। पत्थर के खंभे गाड़ दिए जाते थे जमीन पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर पत्थर के खंभे गाड़ करके उन्हीं खंभों पर खुदाई की जाती थी और खुदाई करके उस पर लेख लिखे जाते थे, स्तंभलेख जिसे कहा जाता था। उसके बाद है शिलालेख। पत्थर की चट्टानों पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें शिलालेख कहा जाता था। उस समय पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी, आज भी चट्टानें हैं हमारे यहाँ। तो उन चट्टानों पर लेख लिख करके लोग छोड़ देते थे। लेख लिख करके जब छोड़ देते थे तो जो भी बाहरी व्यक्ति आता था, आज हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। वो लेख आज भी साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। इतिहास में आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये सभी चीजें, ताड़पत्र हो चाहे भोजपत्र हो चाहे ताम्रपत्र हो चाहे स्तंभलेख हो, ये साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें, जिससे कि मेरी सारी त्रुटियां मुझे प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।